आज के आर्टिकल मैंने ना बिजनेस लाइन से लिया है। 21 फरवरी की आर्टिकल है और इस आर्टिकल में क्या है ना, ये कैपिटल मूव टाइटल से आर्टिकल है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि आजकल जो बैंक क्या कर रहे हैं ना, वो पैसा का इन्वेस्टमेंट अधिक जो है ना, वह लोगों को फाइनेंस करने के लेंडिंग के अलावा लोगों को तो लोन दे रहे हैं, पर वो लोन क्या कर रहा है ना, वो अमाउंट जो है ना, वो अधिकांशतः स्टॉक मार्केट में लग रहे हैं वो पैसे। तो उसको लेकर के अ, आरबीआई काफ़ी कंसर्न भी है, क्योंकि इससे हो सकता है कि अ, ये जो इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में हो रही है, स्पेशली डेरिवेटिव्स को लेकर के, तो हो सकता है कि फ्यूचर में ये फाइनेंशियली स्टेबिलिटी बिगड़ सकता है ना? तो इसके लिए क्या हुआ ना, इसलिए कुछ रूल्स में चेंज लेकर के आई है अ, आरबीआई, तो उसी के बारे में बात हो रही है। हम देखते हैं इसको, पहले समझेंगे थोड़ी चीज़ें, कुछ वर्ड्स होंगे उसको भी समझेंगे और जो ग्रामर जहाँ पे लगेगी उसको भी हम देखेंगे। देखते हैं, कैपिटल मूव, है ना? मूव का मतलब होता है डिसीजन और कैपिटल मतलब मनी। तो मनी से रिलेटेड जो डिसीजन है ना, उसके बारे में टाइटल दिया हुआ है। ठीक है। कर्व्स ऑन लिवरेज डेरिवेटिव ट्रेडिंग। तो क्या है ना कि कर्व्स ऑन मतलब रिस्ट्रिक्शंस लगाना, ठीक है? किसके ऊपर? तो लिवरेज डेरिवेटिव ट्रेडिंग के ऊपर। तो पहली बात समझते हैं कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं ना, स्टॉक मार्केट में शेयर के ऊपर क्या करते हैं हम लोग, इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर क्या करते हैं, जब जैसे ही उसका प्राइस बढ़ता है वैसे ही सेल उस शेयर को बेच देते हैं, उससे प्रॉफिट कमा लेते हैं, ऐसा होता है। उसी तरीके से क्या होता है डेरिवेटिव्स में भी क्या होते हैं कि वो वैल्यू के ऊपर क्या करती है, इन्वेस्टमेंट होती है। जैसे कि मान लें कि यदि मानते हैं एक गोल्ड का कॉस्ट अभी 100 रुपीज़ है, तो ये क्या आफ्टर 3 मंथ के बाद जो है ना, उस गोल्ड की प्राइस जो है ना, वो बढ़ करके 120 रुपीज़ हो जाती है। तो फाइनली हमको देखा जाए तो प्राइस में जो चेंज हुई है ना, तो इससे क्या हुआ कि 20% का मार्जिन हुआ जो हमको प्रॉफिट होता है। तो कहीं न कहीं फ्यूचर में किसी के कॉस्ट फ्यूचर में किसी जो एसेट होता है ना, उसकी वैल्यू बढ़ने वाली है, उसको देख कर के जब इन्वेस्टमेंट की जाती है ना, या बढ़ने वाली है या जब बढ़ती है, तो इससे क्या होता है ना, उनके प्रॉफिट बढ़ते हैं। तो उसी को ही हम डेरिवेटिव्स के नाम से जानते हैं। मतलब सिंपल सी बात क्या है कि हम इन्वेस्टमेंट वहाँ कर रहे हैं जो फ्यूचर में उनके कॉस्ट बढ़ने वाले हैं। तो वो जब कॉस्ट उनके बढ़ेंगे, उसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो हो सकता है कि उसके प्राइस में राइज़ होगा, तो हमको वो उतना प्रॉफ़िट हो जाएगा। जैसे हमने बताया कि गोल्ड वाला भी हो, तो फ्यूचर में 120 का हो गया, तो हमको मार्जिन 20 का होने वाला है। हो सकता है कि ये तो प्रॉफ़िट के अगर ये पॉज़िटिव एस्पेक्ट हो जाता है। लेकिन नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है ना, कि हो सकता है कि फ्यूचर में अभी 100 रुपीज़ का है, तो फ्यूचर में हो सकता है कि वो 80 रुपीज़ का हो जाए, मतलब घट जाए। तो इस तरीके से ये काफ़ी रिस्की होता है। इसीलिए आरबीआई हमेशा सजेस्ट करता है कि आप डेरिवेटिव्स में ना कम इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि वो काफ़ी वोलेटाइल नेचर का होता है। कि वो कभी आपको अधिक मार्जिन कभी आपको अधिक मार्जिन देगा, कभी आपको अधिक प्रॉफ़िट देगा, तो काफ़ी काफ़ी लॉस भी देखने को मिलेगा, इस तरीके से। तो उसके ऊपर, ठीक है? और दूसरी बात क्या है, वो कैसा अमाउंट? तो लिवरेज अमाउंट के बारे में बात की जाती है। मतलब क्या होता है कि जैसे कि कोई क्लाइंट्स हो सकता है या कोई भी स्टॉक ब्रोकर की बात करें, जिसमें बात की गई है, वो हो सकता है। तो वो क्या करते हैं ना, बैंक से पैसा उठाते हैं और उनका उनका मकसद क्या होता है कि इस पैसे को लेकर के ना, इस डेरिवेटिव्स वाले मार्केट में इन्वेस्ट करना। तो और यदि डेरिवेटिव्स मार्केट में इन्वेस्ट करता है, यदि पॉजिटिव बात रहा तो उसको प्रॉफ़िट मिलेगी, यदि वैल्यू माने उसके वैल्यू में बढ़ा, उस एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है, तो यदि प्राइस में राइज़ हुआ, तो अच्छे खासे प्रॉफ़िट होंगे। यदि उसमें प्राइस में डिक्रीज़ देखने को मिला, तो हो सकता है कि उनके अच्छे खासे अमाउंट जो है ना, वो लॉस देखने को मिलेगा। इसलिए आरबीआई जो है ना, वो इनको सतर्क करती है और इनके ऊपर रेगुलेशन लेकर के आई है कि आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, इस तरीके से। तो ये बोला गया क्या, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है, वो अमाउंट जो बैंकों से लिए जा रही है और डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में इन्वेस्ट की जा रही है, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही है। अप्रूडेंट मूव, तो ये ऐसा कदम है जो कि क्या है, इम्पोर्टेंट वाली कदम मानी जाती है ना? केयरफुल तरीके से बोल सकते हैं कि ये केयरफुल तरीके का एक कदम है या सोच समझ के कदम लिया गया है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो अभी इन्होंने रिवाइज़ कर दिया है, एक रेगुलेशंस को रिवाइज़ किया है। वो कौन सी रेगुलेशन? जो कि गवर्न करती है ना? जो कि रेगुलेट करती है द एक्सपोज़र ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक टू द कैपिटल मार्केट। मतलब आरबीआई ने अभी क्या किया है, अभी एक रेगुलेशंस के अंदर में चेंज लेकर के आई है। वो रेगुलेशंस क्या है? तो वो रेगुलेशन जो कि कवर करती है कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को कि आपको कैपिटल मार्केट में ना क्या करना है, एक तो आपकी जो रीच कहाँ तक है, उसको गवर्न करती है। मतलब कैपिटल मार्केट में अपने पैसा कहाँ तक इन्वेस्टमेंट करना है, इस तरीके से जो रेगुलेशंस आते हैं ना, उसको वो रेगुलेशंस में चेंज लेकर के आई है।
हम जानना चाहते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक क्या होता है? पहली बात करते हैं। तो हमने देखा क्या हमको क्या पता है कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक वो बैंक होते हैं जहाँ पे कस्टमर डीलिंग होती है। मतलब वहाँ पे कस्टमर के अकाउंट होते हैं और साथ ही बैंक उनके कस्टमर के डिपॉज़िट्स को एक्सेप्ट करती है और उनको उसको लोन देने का काम करती है। तो उस बैंक को उस तरह के बैंक को हम शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक बोलते हैं। जबकि इसी तरह से एक पार्ट एक और भी होता है नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जहाँ पे कस्टमर डीलिंग नहीं होता है ना? जैसे कि नाबार्ड आते हैं उसके अंदर में सीडीबी आता है, इस तरीके से बोलते हैं। उसको हम डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा देयर कैन बी नो मिस्टेकिंग द कंटेक्स्ट हियर लेकिन इसमें कोई मिस्टेक करने वाली कंटेक्स्ट नहीं हो सकती मतलब ये बात क्लियर हो सकती है कि इसके पीछे ऐसा क्यों कहा कि आरबीआई ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया कि भाई हम चेंज करने जा रहे हैं वो रूल्स को जो कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक क्या करती है कैपिटल मार्केट में कितना पैसा जहाँ कैपिटल मार्केट में जो उसकी एक्सेस है मतलब कितना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उससे रिलेटेड जो रूल्स है ना उसमें चेंज लाना तो इसे क्यों किया उसके पीछे सिंपल रीजन क्या हो सकता है उसका मैं बता रहा कि यह स्पष्ट हो सकता है इसमें कोई मिस्टेक वाली बात नहीं है मतलब यह स्पष्ट है कि रैम्पेंट द रैम्पेंट इंक्रीज इन लेवरेज इक्विटी डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग सिंस द पैंडेमिक मतलब पैंडेमिक के बाद से क्या देखने को मिला कि लीवरेज इक्विटी डेरिवेटिव्स अब डेरिवेटिव्स तो बहुत सारे हो सकते हैं गोल्ड डेरिवेटिव्स हो सकते हैं हाँ हमारे गोल्ड के प्राइस में फ्यूचर में बढ़ने वाले हैं तो लोग इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो उससे अच्छा मार्जिन हो जाता है इसी तरीके से शेयर के लेकर के शेयर के प्राइस में भी लेकर के जाते क्या होती है ना इसमें इन्वेस्टमेंट की जाती है कि अभी मान लेते हैं किसी इन्फोसिस का ही मान लें कि उसकी अभी शेयर का कॉस्ट ₹400 है तो फ्यूचर में हो सकता है कि 450 होने वाला है। इस तरीके जब ये हमको पता चला तो हमने क्या कर दिया इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो जैसे ही वो 450 का हो जाएगा हमको मार्जिन 50 का प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इस तरीके की इक्विटी डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग इसको बोलते हैं शेयर में जो शेयर वाले जो टाइप वाले डेरिवेटिव्स हैं उसकी ट्रेडिंग की बात करें। तो रैम्पेंट मतलब तेज़ी से बढ़ना, है ना? तेज़ी से काफ़ी माने बड़े पैमाने पे, इंक्रीज़ मतलब बढ़ना। यहाँ पे इंक्रीज़ की बात करें तो यहाँ पे नाउन भी है, इंक्रीज़ को हम नाउन के फॉर्म में भी और साथ ही वर्ब के रूप में दोनों का इस्तेमाल करते हैं। तो तेज़ी से बढ़ता हुआ, काफ़ी माने बड़े पैमाने पे, बड़े स्केल पे तेज़ी से बढ़ता हुआ किसका? तो लीवरेज इक्विटी डेरिवेटिव ट्रेडिंग का पैंडेमिक के बाद से। तो सिंपल सी रीज़न क्या बताया गया कि पैंडेमिक के बाद से क्या देखने को मिला कि जो शेयर डेरिवेटिव्स है ना, उसकी ट्रेडिंग में काफ़ी इंक्रीज़ देखने को मिला है। इसलिए क्या हुआ कि बैंक क्या किया कि आरबीआई ने बोला है कि हम करने वाले हैं वो सारे रूल जो कि कब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को एक्सेस मिलती है कि आप कैपिटल मार्केट के अंदर में कितना लेंडिंग कर सकते हो ना, कितना पैसा बाँट सकते हो, लोन दे सकते हो। तो उसमें चेंज लेके आना पड़ा। Exposure of private sector banks, exposure of private sector bank to capital market has grown a compound annual growth rate 19.3% between the financial year 29, 2019 to 20 and financial year 2024 to 2025 तो क्या माना जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर बैंकों का भी क्या हुआ ना एक्सेस बढ़ गया है ना कैपिटल मार्केट के अंदर में उन्होंने भी क्या किया है लगभग जो फाइनेंशियल ईयर हमारा 20 हो गया और फाइनेंशियल ईयर 25 की बात करें इनके बीच में क्या हुआ है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है ना वो बांटा है किस में मतलब लोन दिया है ना? किसके लिए? तो कैपिटल मार्केट्स में इस तरह के डेरिवेटिव्स खरीदने के लिए और उसमें जो ग्रोथ देखने को मिला, वो 19.3% तक ग्रोथ देखने को मिला है, इस तरह से। इवन यहाँ तक की बात की जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है मतलब हमारे जो गवर्नमेंट बैंक है, उन्होंने भी अपनी लेंडिंग बढ़ा दी है इस सेक्टर के अंदर में। मतलब क्या हुआ कि जो ब्रोकर हो सकते हैं या हो सकते हैं कि कोई भी क्लाइंट्स अगर यदि उनको अ, इस डेरिवेटिव्स मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है, तो जाकर बैंकों से जो लेते हैं ना, तो उसमें बैंक जो लेंडिंग देती है, उनको कर्ज़ देती है ना, तो उसकी जो ना अमाउंट बढ़ गई है और ये पब्लिक सेक्टर बैंक की बढ़ गई है 15.6% से बढ़ गई इस पीरियड के अंदर में। तो हमने अभी तक ये क्या देखा? इस पैराग्राफ में बात करें तो अभी तक की बात सिंपल सी बात है कि वैसे रेगुलेशंस जो कि ये गवर्न करती है कि भाई शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को कैपिटल मार्केट में कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, है ना? इस तरीके के कितने माने उनको लोन देने हैं। तो इस तरह के जो रेगुलेशंस होते हैं ना, उसको गवर्न करती है, उसमें चेंज लेकर के आई गई है। ये बात स्पष्ट ऐसा क्यों हुआ है? तो ये बात स्पष्ट देखने को मिला कि पैंडेमिक के बाद से ना क्या हुआ कि डेरिवेटिव मार्केट्स में जो इन्वेस्टर्स की काफ़ी इन्वेस्ट करने शुरू कर दिए हैं, काफ़ी इन्वेस्ट किए हैं उन्होंने। उसमें जो स्केल था कि एक लिमिटेड थी पहले थी, अब वो काफ़ी लोग डेरिवेटिव्स की तरफ स्विच कर रहे हैं। क्योंकि स्विच करने का मतलब कि पहले सिंपल सी बात करें स्विच क्यों कर रहे हैं वो? क्योंकि इसमें क्या होता है डेरिवेटिव्स के अंदर हाई मार्जिन देखने को मिलता है। अचानक किसी एसेट का कॉस्ट प्राइस बढ़ जाना, इससे अच्छे खासे आपको मिल जाते हैं प्रॉफ़िट। अचानक अगर नीचे डाउन चला जाता है, उस केस में आपकी काफ़ी रिस्क पोज़ीशन पे होते हो, इस तरीके से होता है। तो ये बोला गया। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर बैंकों ने काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट जो है वो लोन दिया है, डेरिवेटिव्स सेक्टर के अंदर में इन्वेस्ट करने के लिए और जो कि 19.3% से इंक्रीज़ देखने को मिला है। ये
फाइनेंशियल ईयर 20 से लेकर 2025 के बीच में। अब यहाँ तक कि पब्लिक सेक्टर बैंक की बात की जाए तो उन्होंने भी पीछे नहीं रहा है, वो भी उन्होंने लगभग 5.6% तक का से इतना ग्रोथ देखने को मिला है कि वो उन्होंने क्या किया, पैसा इन्वेस्ट किया पब्लिक सेक्टर बैंक ये स्टॉक मार्केट के अंदर में, इन्होंने अभी गवर्नमेंट बैंकों ने किया। आगे देखते हैं। हालाँकि व्हाइल की बात करें तो व्हाइल को देखते मात्र क्या होता है ना कि मेरे माइंड में क्या आना चाहिए कि व्हाइल एक कॉन्ट्रास्ट कनेक्टर है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को ये मिक्स करता है, ठीक है? हालाँकि हालाँकि बात करें तो प्राइवेट बैंकों की जो लेंडिंग है, उन्होंने जो लोन दिया है कैपिटल मार्केट के अंदर में, वो 1 लाख 1,91,945 करोड़ उन्होंने बाँटा है ना? लेंडिंग के रूप में, ये मार्च 2025 तक। जबकि जबकि हम बात करें पब्लिक सेक्टर बैंकों की, तो उन्होंने जो है वह 87,924 इतना जो है ना उन्होंने बाँटा है। तो उन्होंने बताया कि पब्लिक सेक्टर बैंकों ने इतना लोन दिया है इस कैपिटल मार्केट में, साथ ही पब्लिक सेक्टर इसके अलावा ये जो प्राइवेट बैंकों ने इतना दिया, इस तरीके से कंपेयर कर रहा है। ये जो ट्रेंड है मतलब ये जिस तरीके से वो दे रहा है ना, ये जो ट्रेंड देखने को मिला कैन नॉट बी ओवरलुकिंग, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। फॉर किसके लिए? तो इट्स पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन द बैंक्स स्टेबिलिटी। मतलब क्या हो सकता है कि जिस तरीके से वो जिस ट्रेंड के साथ वो मार्केट में क्या कर रहे हैं, कैपिटल मार्केट के अंदर में पैसा माने लेंडिंग दे रहे हैं, मतलब लोन दे रहे हैं ना जिस तरीके से, तो इससे हो सकता है ना कि बैंक की स्टेबिलिटी के ऊपर इसका गहरा प्रभाव पड़ सकता है ना? तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, ऐसा बोला जाता है। नॉट सरप्राइजिंग, इसमें आश्चर्य वाली कोई बात नहीं है कि आरबीआई इज ट्राइंग टू रिस्ट्रेन बैंक्स फ्रॉम रैंपिंग अप देयर एक्सपोजर। तो आरबीआई जो है ना वो कोशिश कर रही है कि वो रिस्ट्रेन करना चाह रही है, मतलब रोकने के प्रयास कर रही है बैंकों को, किससे? कि आप इतना ज़्यादा रैंप अप का मतलब होता है इंक्रीज करना या बढ़ाना। तो जिस तरीके से आपकी एक्सपोजर बढ़ती जा रही है ना उनकी कि स्टॉक मार्केट के अंदर में अधिक पैसा उन्होंने क्या कर रहे हैं, लेंडिंग के रूप में दे रहे हैं ना, तो उनको रोकने का काम कर रही है। तो इसमें कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है कि आरबीआई जो फाइनली क्या करना चाह रही है कि बैंकों को रोकना चाह रही है कि आप इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट मत करो, इतना पैसा जो है लोन के फॉर्म में मत दो, कहने का मतलब ये है। हमें पता है कि प्रीपोजिशन के बाद जब भी वर्ब आते हैं ना तो आईएनजी फॉर्म में आते हैं, तो हमने ये दिखाया कि प्रीपोजिशन यहाँ पे था, इसके बाद वर्ब रैंप अप मतलब भाई फैलाना, कुछ को स्किल को बढ़ाना, इस तरह से बोल सकते हैं। तो यहाँ पे भी आईएनजी फॉर्म में आया हुआ है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इट्स हैड सेड, तो आरबीआई ने इस बात को कहा है कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स शुड नॉट फाइनेंस बाइंग ऑफ शेयर्स और ट्रेडिंग बाय स्टॉक ब्रोकर्स ऑन देयर प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो उन्होंने क्या बोला कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो है वो फाइनेंस नहीं कर सकते, है ना? शुड नॉट फाइनेंस, उनको फाइनेंस नहीं करना चाहिए किस चीज़ में? तो बाइंग ऑफ शेयर्स और ट्रेडिंग बाय द स्टॉक ब्रोकर्स। मतलब कहने का मतलब क्या है कि उन्होंने शेड्यूल कमर्शियल बैंक को यह बोला है कि उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि उनको फाइनेंस नहीं करना चाहिए। किस चीज़ में फाइनेंस नहीं करना चाहिए? तो वो जब आप पैसा ले रहे हो, आप जो पैसा माने जो वो पैसा दे रही है किसी ब्रोकर, स्टॉक ब्रोकर्स को दे रही है, इसके लिए? तो शेयर को खरीदने के लिए। किसके शेयर खरीदने के लिए? तो शेयर को खरीदने के लिए, साथ ही ट्रेड करने के लिए स्टॉक बायर्स के द्वारा ऑन द प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब स्टॉक एक समझते थोड़ी सी बात पहले, जो ब्रोकर होते हैं ना, पहले उसके बाद में आता है, वो एक मिडिल मैन का काम करता है। स्टॉक जो ब्रोकर होते हैं वो एक मिडिलमैन का काम करता है। वो क्या करता है ना कि किसी स्टॉक के जो प्राइस है वो और जो बायर होते हैं उसके बीच में वो काम करने मतलब वो मिडिलमैन का काम करता है वो। मतलब क्या करता है कि किसी कंपनी के स्टॉक के बारे में बताता है क्लाइंट्स को, मतलब जो खरीदना चाहते हैं बायर, और इस तरीके से वो बताने से उसके लिए कुछ कमीशन चार्ज करता है, और क्लाइंट क्या करते हैं ना उसके शेयर को खरीद लेते हैं। इतना ही उसका काम होता है इस बस। तो कहीं न कहीं उसका पर्पज़ क्या था, क्लाइंट को लेकर के होता है। लेकिन जब क्या होता है कि ये स्टॉक जो ब्रोकर हो, वो क्या करे ना, वो मिडलमैन के जैसे काम ना करे। वो क्या करे ना कि जैसे कि इन्फोसिस कोई कंपनी है, उसके शेयर्स को वो क्लाइंट को ना बताए बल्कि वो खुद खरीद ले, है ना? खुद से अपने पैसा खुद इन्वेस्ट कर दे इसके अंदर में, ताकि ये प्रॉफ़िट उसको डायरेक्ट मिल जाए। इस तरह का जब एक्टिविटी ने अपनाता है ना, तो उसी को प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग के नाम से जानते हैं हम लोग। तो क्या बोलता है कि आप ये बैंक को ये एडवाइस दिया गया, ये बैंक को कहा गया कि आपको पैसा इन्वेस्ट, आपको जो है लोन उस स्टॉक ब्रोकर्स को नहीं देने हैं, जो क्या करते हैं ना, आपके पैसे को उठा करके ना वो किसी कंपनी के शेयर्स जो डेरिवेटिव्स है उसमें इन्वेस्ट कर रहे हों, उनको आपको नहीं देना है। ठीक है? इस तरह से बोलते हैं। साथ ही वो ट्रेड कर रहे हो, उनको नहीं देने हैं। मतलब सेल बाय कर रहे हो तो नहीं देने हैं आपको। दे आर अलाउड, उनको अलाउ किया गया, बैंक को यह कहा गया कि आप प्रोवाइड कर सकते हो केवल गारंटी के रूप में। किसके लिए? तो प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग के लिए। तो हमने प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग बताया है कि जब स्टॉक जो ब्रोकर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो
किसी कंपनी के शेयर को क्लाइंट को ना बता करके वो खुद खरीद लेते हैं, है ना? खुद खरीद लेते हैं ताकि उनको डायरेक्टली बेनिफिट मिल सके, इस तरीके से। तो इस तरह की जो ट्रेडिंग होती है उसी को प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या होता है, जब प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग खरीदने के लिए होता है, एक अच्छे खासे अमाउंट की नीड पड़ती है। तो इस अच्छे खासे अमाउंट की नीड के लिए तो ब्रोकर कंपनी के पास तो होती नहीं है। तो क्या करती है, वो बैंक के पास जाती है और बैंक को बोलती है कि हमको इतना अमाउंट दे दो, और उस अमाउंट को क्या करती है, वो इन्वेस्ट करती है। लेकिन बैंकों ने इस पे तो रोक लगा दिया। आरबीआई ने बोला कि नहीं, आपको इस तरह की जब बाइंग होती हो शेयर्स की, तो आप मत पैसा दो इनको स्टॉक ब्रोकर्स को। तो अब क्या करेगी, तो बैंक को ये अलाउ किया गया कि आप एक गारंटी दे दो, है ना? उसको गारंटी दे दो प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग के लिए, और उसके लिए क्या करो ना, उस जो स्टॉक ब्रोकर है ना, उससे आप 100% आप क्या करो ना, कोलेटरल ले लो। मतलब एक गिरवी रख लो, उतना जितना अमाउंट का आप गारंटी दे रहे हो ना, उतने अमाउंट का उसके साथ सिक्योरिटी रख लो उसका। उसमें क्या होना चाहिए, जिसमें उस सिक्योरिटी के अंदर में 50% तो कैश अमाउंट होना चाहिए, और 50% हो सकता है कि कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी का डॉक्यूमेंट्स रख दो, गिरवी रख दो, ज़मीन जो भी हो रख दो, उसके पेपर रख दो, वो सारे रख दो। इस तरह से किया गया। आगे बढ़ते हैं। देयर शैल बी रिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफ द कोलेटरल, है ना? तो ये देयर शुड बी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफ द कोलेटरल। तो ये क्या होना चाहिए कि स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग, मतलब काफ़ी निगरानी के साथ जो है ना, काफ़ी स्ट्रिक्ट तरीके से उसके कोलेटरल की जाँच करनी पड़ेगी आपको, है ना? जो आपने कोलेटरल लिया है उनका, उनकी जो गिरवी रखी है, उनको काफ़ी अच्छी तरीके से जाँच करने पड़ेंगे। कोलेटरल पहली बात करें तो गारंटी क्या, मतलब गारंटी का इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है? जैसे क्या होता है ना कि बड़े-बड़े अमाउंट की जब वो स्टॉक जो ब्रोकर कंपनी होते हैं ना, जब वो किसी कंपनी के एनएसई के अंदर में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर में जब वो बाई ट्रेडिंग करती है, तो पहले उसको कुछ पैसा रखना पड़ता है गिरवी के रूप में। पर उसके पास क्या होता है ना, पैसा तो होती नहीं है। तो वो बैंकों से जाता है, कहता है कि आप एक गारंटी दे दो कि आप जिसके थ्रू वो गारंटी अगर आप दे दोगे, तो वो हमको एनएसई जो है, वो अपना ट्रेडिंग करने देगा हमारे मार्केट के अंदर में, है ना? इस तरीके से। बैंक गारंटी क्या होता है? तो बैंक गारंटी ये होता है ना कि जब बैंक ये गारंटी लेता है कि यदि हमारा कोई क्लाइंट्स आपको पैसा देने में अम, मेरा जो कोई यदि कस्टमर जो है, यदि आपको पैसा पेमेंट नहीं करता, तो हम उसकी जगह पे कर देंगे। जैसे स्टॉक ब्रोकर कंपनी को यह गारंटी मिला कि यदि वो एनएसई के अंदर में जितना अमाउंट निर्धारित किया गया है कि पहले आपको यह गिरवी रखनी है, तो इसके लिए ये आपको पहले ऑलरेडी रखनी है ना, तो इसके लिए अगर यदि ये अगर पे नहीं करता है, तो बैंक ये गारंटी लेती है कि फ्यूचर में हम यदि पे नहीं किया, तो हम कर देंगे इस तरीके से। इसके लिए गवर्नमेंट अपने ये जो बैंक है, अपने को सेफ रखने के लिए पहले क्या कर दिया, स्टॉक ब्रेकर की जो ब्रोकर कंपनी है ना, उसके कोलेटरल को पहले अपने अंदर रख लिया। पहले वो स्टॉक जमा करवा लिया 100%, जितना का बैंक गारंटी दे रहा है, उतना अमाउंट का उसने क्या किया, सिक्योरिटी अपने पास रख लिया। उसमें से 50% सिक्योरिटी जो है, वो कैश के रूप में रखा है, इस तरीके से। आरबीआई हैज़ ऑल्सो ले डाउन द हेयर कट्स। आरबीआई ने क्या किया है, वो ले डाउन कर दिया है ना, कम कर दिया है, क्या चीज़ को? तो हेयर कट्स को। मतलब क्या हुआ, हेयर कट्स का मतलब हो जाता है व्हिच शुड अप्लाई टू द सिक्योरिटीज़, जो सिक्योरिटीज़ पे अप्लाई होती है। मतलब क्या हुआ कि यदि सिक्योरिटीज़ की वैल्यू 100% है ना, तो क्या कर दिया ना, वहाँ पे उसको 80% तक ही गारंटी दिया है, मतलब उसकी वैल्यू को कम कर दिया है। तो आरबीआई ने क्या कर दिया है, हेयर कट्स कर दिया है, मतलब डिक्रीज़ कर दिया है परसेंटेज को। मतलब मान लेते हैं कुछ सिक्योरिटीज़ का जो सिक्योरिटीज़ दी रही है, उसकी वैल्यू 100% है ना, तो वो 80% पे ले रही है। 80% मतलब ₹100 है तो ₹80 उसको मान रही है, इस तरीके से, ठीक है? यदि किसी एसेट के कॉस्ट ₹100 है, तो बैंक उसको ₹80 मान रही है। यहाँ पे भी कम कर रही है। इस तरीके से तो बोला गया कि आरबीआई ने कहा है, आरबीआई ने कम कर दिया है हेयर कट्स को, परसेंटेज को, जो कि अप्लाई किस पे हो रही है? सिक्योरिटीज़ के ऊपर हो रही है। जो दी जाती है कोलेटरल के रूप में, ठीक है? तो ये जो स्टेप जो ली जा रही है आरबीआई के द्वारा, वो काम मदद पहुँचाने वाला है, आपको हेल्प करने वाला है, किस चीज़ में? तो ये बैंक्स के कैपिटल मार्केट एक्सपोज़र में, ठीक है? तो बैंक जो मार्क इससे क्या होगा, तो पहली बात क्या हो रही है कि अब ये जो स्टेप्स, पहली बात क्या है कि आपको बाइंग के, है ना? अब जो आप जो आप पैसा दे रहे थे स्टॉक ब्रोकर को क्या करने के लिए? शेयर खरीदने के लिए दे रहे थे डेरिवेटिव्स को, तो उसमें आपको ये तो रूल्स के आने से क्या हुआ कि नहीं, अब नहीं करना है। तो इससे क्या होगा ना कि मार्केट में क्या हो रहा था, बैंकों का जो कैपिटल है ना, ये बैंकों का जो कैपिटल मार्केट में जो एक्सेस हो रही है, वो पैसा जो जिस तरीके से दे रहा है, उसमें अब कमी देखने को मिलेगा। ये कहने का मतलब है। तो ये जो स्टेप्स ये मदद करेगी कंट्रोल करने में, क्या चीज़ को? तो बैंकों का जो अधिक एक्सपोज़र हो रहा था, कैपिटल मार्केट के अंदर में पैसा अधिक जा रहा था, उसमें अब थोड़ी कंट्रोल देखने को मिलेगा। उसमें कम उसको कम कर देगा, इस तरीके से। साथ ही साथ जो गैलोपिंग अलोंग विथ साथ ही साथ गैलोपिंग ट्रेडिंग जो वॉल्यूम है ना, मतलब जितना तेज़ी से ट्रेडिंग हो रही है, जैसा कि सेल और बाय हो रही है दोनों, उसमें क्या होगा, उसमें भी कमी देखने को मिलेगा। मतलब अधिक
आप सेल नहीं किए जाएंगे। जो स्टॉक जो ब्रोकर कंपनी अधिक शेयर खरीदते थे, डेरिवेटिव्स वाले शेयर खरीदते थे, तो उनको अब नहीं, अब वो उसमें वॉल्यूम में थोड़ी कम देखने को मिलेगा। ये कहने का मतलब है। हमें पता है कि हेल्प के साथ जब भी आते हैं ना, तो टू प्लस वी वन नहीं आता, नहीं आता, बल्कि ओनली वी वन फॉर्म आता है, केवल वी फॉर्म आता है इस तरीके से। तो जब भी हेल्प हो, मेक हो और लेट हो, तो वहाँ पे जब भी आएंगे ना आगे वाले वर्ब, वो वी वन फॉर्म में आता है। जैसे यहाँ देख लेते हैं, हेल्प के साथ हमने रेन इन लगाया है, तो रेन इन मतलब कंट्रोल करना, और रेन के साथ इन लगता है, ये फिक्स प्रीपोजिशन है। और हेल्प के बाद जब भी आते हैं तो वी वन फॉर्म में आता है ये। ठीक है, आगे देखते हैं। जो नंबर है कॉन्ट्रैक्ट्स का, मतलब ये द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड इन द इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट ऑफ द एनएसई हैज सर्ज फ्रॉम 512 crores in financial year 20 to 10,329 crores in financial year 25। मतलब क्या माना जा रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स इक्विटी, हाँ पहले क्या, इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट के अंदर में, तो एनएसई जो स्टॉक मार्केट है हमारी, तो उसमें क्या हुआ, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में क्या देखने को मिला कि हमारा जो इक्विटी डेरिवेटिव्स वाले सेगमेंट है ना, उसमें काफी ग्रोथ देखने को, काफी एक तरह से उसमें लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, काफी खरीद रहे हैं, इस तरीके से देखने को मिला। और ये बढ़ा है कितना से, तो ये पहले 512 करोड़ का पहले इसका ट्रेडिंग हुआ करती थी, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ करती थी, और वो बढ़ करके ना इतना इतना जो है ना करोड़ का एक तरह से क्या हो रहा है, ट्रेडिंग हो रही है। मतलब कहीं ना कहीं देखने को, मतलब इक्विटी मतलब किसी कंपनी के शेयर में जो को लेकर के फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर में इसके शेयर प्राइस बढ़ेंगे, इसको लेकर के जो डेरिवेटिव सेगमेंट है ना, इस सेगमेंट में काफी लोगों ने इन्वेस्ट किया है, इस तरह से बोल रहा था। ये बढ़ा है, इतना से पहले इतना था, अब इतना हो गया है। क्लॉकिंग मतलब ये रिकॉर्ड करते हुए, जो कि रिकॉर्ड कितना कर रही है, लगभग 82% जो है ना वो ग्रोथ देखने को मिल रहा है। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ जो है ना वो 82% का देखने को मिल रहा है। इस तरीके से हर साल जो है लगभग 82% से ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ठीक है। Proprietary lending, proprietary trading by the stock brokers have been leading this surge in the volumes। और ये जो क्यों बढ़ा है, ये जो 512 करोड़ से इतना हो गया, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग हो रही है। प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग क्या हो रही है, स्टॉक ब्रोकर्स के द्वारा। तो स्टॉक ब्रोकर क्या कर रही है, वो खुद से ही खरीद ले रही है डायरेक्ट बेनिफिट्स करने के लिए, है ना। तो खुद से ही क्या कर रही है, वो खरीद ले रही है, जिस वजह से क्या हुआ कि ये जो इक्विटी डेरिवेटिव्स जो सेगमेंट है उसमें ग्रोथ देखने को मिला। ठीक है। अकाउंटिंग फॉर, ये लगभग क्या कर रही है, 60% क्या कर रही है, टोटल डेरिवेटिव्स का ये खुद खरीद रही है, और 40% क्लाइंट को दे रही है कि भाई क्लाइंट तुम इसमें खरीद लो, इस शेयर खरीद लो। मतलब 100% मान लेते हैं, तो 100% यदि ब्रोकर कंपनी खरीदती है, तो उसमें क्या कर रही है, 60% तो वो खुद पैसा लगा रही है ना। जबकि 40% जो है ना वो क्या कर रही है, वो क्लाइंट्स को दे रही है कि आप इसमें इन्वेस्ट करो, इस तरीके से। ये लगभग, और साथ ही 1/3 ऑफ द कैश वॉल्यूम ऑन द एक्सचेंज, मतलब लगभग देखा जाए तो ये 1/33% जो है ना वो कैश वॉल्यूम ये कवर कर रही है। कौन, स्टॉक ब्रोकर कंपनी काम कर रही है। स्टॉक ब्रोकर मतलब टोटल जो कैश इसमें इन्वेस्ट किया जा रहा है, लगभग उसका 1/3 जो है ना वो केवल स्टॉक ब्रोकर कंपनी जो है वो इन्वेस्ट कर रही है। हाउएवर, हालांकि ये कॉन्ट्रास्ट से कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को जोड़ता है। हालांकि आरबीआई हैज बीन प्रूडेंट, आरबीआई जो है वो काफी केयरफुल रही है ना। आरबीआई हैज बीन प्रूडेंट, वो काफी केयरफुल रही है ना। ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का स्टेट फॉर्म वाले जो सेंटेंस है, आरबीआई हैज बीन प्रूडेंट, इस तरीके से। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का ये क्या है ना, स्टेट को शो करता है कि आरबीआई जो है वो केयरफुल है। इट डिड नॉट क्लैम्प डाउन, इन्होंने क्लैम्प डाउन नहीं किया है ना, ऑन द इंटायर ब्रोकिंग इंडस्ट्री, जो पूरे जो ब्रोकिंग इंडस्ट्री है ना उसके ऊपर उसको ये डैम माने क्लैम्प डाउन का मतलब क्या ना, इसका इफेक्ट ना पड़ना। तो इन्होंने जो डिसीजन लिया है ना वो पूरे ब्रोकिंग इंडस्ट्री को इम्पैक्ट नहीं करेगी वो। इंस्टीड मतलब इसकी बजाय, इट हैज प्रोवाइडेड ब्रोकर्स विथ अ लाइफलाइन। तो उन्होंने इट हैज मतलब इसके बजाय, किसके बजाय, तो उन्होंने कोई लाइफलाइन मतलब कोई रिलीफ नहीं दिया है, किसको, ब्रोकर्स कंपनी को नहीं दिया। उसके बजाय क्या किया है, उन्होंने कहा है बैंकों को कि आप प्रोवाइड कर सकते हो क्रेडिट टू द फाइनेंस दियर डे टू डे ऑपरेशंस। तो क्या बोला उन्होंने कि आरबीआई ने बोला क्या कि उन्होंने कोई ब्रोकर कंपनी को कोई लाइफलाइन नहीं दिया, कोई रिलीफ नहीं दिया, बल्कि उन्होंने यह कहा कि क्या कहा कि बैंक प्रोवाइड कर सकता है लोन, किसको, फाइनेंस करने के लिए दियर डे टू डे ऑपरेशंस। मतलब क्या हुआ कि ब्रोकर कंपनी की डे टू डे जो ऑपरेशन है, जैसे कि सैलरी देना है ना, रेंट देना, इस तरीके से, तो ये सारे इसके लिए क्या कर सकती है, बैंक उनको लोन दे सकती है। लेकिन वहाँ उस पैसा का इस्तेमाल वो नहीं कर सकती, किसके लिए, स्टॉक मार्केट में डेरिवेटिव्स को खरीदने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती। और इस जो डे टू डे ऑपरेशन जो है वो कौन कौन हो सकते हैं, विच इंक्लूड, उसमें शामिल हो सकता है तो वर्किंग कैपिटल,
फूड फैसिलिटीज। तो वर्किंग, अब कौन कौन से डे टू डे ऑपरेशंस में, तो वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी मतलब रेंट देना, सैलरी देना एम्प्लॉय की, तो उसमें क्या कर सकती है वो उसको देने के लिए वो लोन ले सकती है और बैंक उसको फाइनेंस कर सकता है। साथ ही फाइनेंस क्या है, तो मार्जिन ट्रेडिंग प्रोवाइडर्स टू क्लाइंट्स, और साथ ही क्या हो सकता है, तो प्रोवाइडर क्या होता है टू द क्लाइंट्स, प्रोवाइडेड टू द क्लाइंट्स, मतलब क्या हुआ कि वो यदि जो स्टॉक ब्रेकर कंपनी है, स्टॉक ब्रोकर कंपनी है, वो चाहती है कि वो क्लाइंट्स को मदद करे किसी के शेयर खरीदने में, तो क्या कर सकती है, तो वो पैसा ले सकती है बैंक से, और बैंक से पैसा लेकर सकती है लोन के रूप में, और वो अमाउंट को क्लाइंट्स को दे सकती है कि आप परचेज करो किसी शेयर में, किसी कंपनी के शेयर में आप पैसा इन्वेस्ट करने के लिए ये जो कुछ अमाउंट जो बचा हुआ है जो तुम्हारे पास नहीं है उसको दे सकती है। साथ ही हेल्प कर सकती है मिसमैचेस को इन द सेटलमेंट में, और साथ ही वो मदद कर सकती है जो कि मिसमैच हुई है ना, जितना ग्रोथ हुआ इस तरह से कितना आई थिंक माने ग्रोथ देखने को मिला, कितना लॉस देखने को मिला, तो जो मिसमैच हुई है ना उसमें भी वो हेल्प कर सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अब जो पैसा मिलेंगे वो डे टू डे ऑपरेशंस के लिए दिए जाएंगे स्टॉक ब्रोकर कंपनी को, जैसे कि आपकी सैलरी देना, वो क्लाइंट जिनको पैसे की थोड़ी कमी पड़ रही है शेयर खरीदने में उसको हेल्प करना, इस तरीके से। फिर यहाँ पे देखो हेल्प के साथ आया, तो हेल्प जैसे आया, हेल्प के बाद हमेशा V1 फॉर्म आता है, तो यहाँ आया हुआ है। इसलिए क्लाइंट्स ऑफ द ब्रोकर्स विल नॉट फेस अपोजिटी, इसलिए क्या देखने को मिल रहा है, जो क्लाइंट्स है ना, जो क्लाइंट्स मतलब बोले जो स्टॉक ब्रेकर के जो क्लाइंट्स है ना, वो क्या कर रहे हैं ना, वो कोई पॉजिटिव को शॉर्टेज को फंड की शॉर्टेज को फेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको पैसा दी जा रही है ना, स्टॉक ब्रोकर कंपनी को पैसा मिल रही है कि फाइनेंस करने के लिए इनको। साथ ही क्लाइंट फाइनेंसिंग जो बिजनेसेस है ना, ब्रोकर्स विल नॉट बी सफर, और इसके अलावा इसके आने से ये देखने को मिल रहा है कि क्लाइंट फेसिंग जो बिजनेस है ना ब्रोकर्स की विल नॉट सफर, तो ब्रोकर्स की और भी सारे जो काम है जैसे कि सजेस्ट करना है ना, और भी जैसे कि डे टू डे में जैसे हम बताए कि अभी क्लाइंट्स के फाइनेंस कर रही है वो ब्रोकर कंपनी, है ना, तो इसके लिए ये सारी एक्टिविटी में ना कोई इसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिला, ये कोई सफर नहीं करने वाली है इस तरीके से। तो ये और सब बिजनेस में कोई इंटरप्ट नहीं किया है, कौन, आरबीआई ने नहीं किया है, तो ये गाइडलाइंस लेकर के आती है। ठीक है, तो ये गाइडलाइंस जो है केवल क्या बोलती है कि आप जो स्टॉक ब्रोकर कंपनी को बोलती है कि आप जो पैसा लगा रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर में, तो जो आप पैसा ले रहे हो बैंकों से, तो आपको अब इसी तरह से उनको नहीं दिया जाएगा, है ना, डेरिवेटिव्स में लगा रहे हो तो नहीं दिया जाएगा। यदि आप डेली टू ऑपरेशन करने के लिए डे टू डे ऑपरेशन करने के लिए पैसा उठा रहे हो बैंकों से, तो बैंक आपको देगी इस तरीके से। एट मतलब फिर भी, ठीक है, फिर भी स्टॉक ब्रोकर्स जो बॉडीज है ना, वो अर्ज कर रही है कि वो वापस ले ले किसके, आरबीआई के रूल्स को। फिर भी जो स्टॉक ब्रोकर्स बॉडी जो है, मतलब जो कंपनियां हैं, वो अर्ज कर रही है कि वो वापस ले ले, आरबीआई जो रूल्स जो लेकर के आई है ना उसको वापस ले, रोल बैक मतलब वापस लेना। मेंशन क्या कर रही है, इससे हो सकता है ना कि उनको हिट देखने को मिल सकता है उनकी लिक्विड मार्केट लिक्विडिटी के अंदर में, और साथ ही वॉल्यूम्स के अंदर में, क्योंकि वो बोल क्या रही है, मेंशन क्या कर रही है कि ये वापस लेने के लिए इसलिए बोल रही है कि हो सकता है कि उनका संभावना है कि उनके मार्केट में जिस तरीके से वो सेल कर रहे हैं, है ना, इस जो सेल करना, या आप आसानी से जो आप सेल कर पाते हैं, है ना, साथ ही खरीद पाते हैं इस तरीके से जो शेयर है ना उसको, तो वो इससे, और साथ ही जो वॉल्यूम है ना उस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, इसके लिए उन्होंने बोला कि नहीं आप ले लो, वापस ले लो, इस तरीके से वो प्रोटेस्ट कर रही है, बोल रही है। दिस दिस इज नॉट विथ अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट, इसके बावजूद क्या कि जो सेबी जो है ना, जो कि शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है, वो कंसर्न रही है किसको लेकर, इक्विटी डेरिवेटिव्स को लेकर के, है ना, इक्विटी डेरिवेटिव्स मतलब शेयर प्राइसेस को लेकर के वाली जो डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग की जा रही है उसको लेकर के सेबी काफी कंसर्न रही है। Since 2024 has come out with the legal regulations to control speculation and protect smaller investors। तो क्या हुआ कि इसके बावजूद, किसके बावजूद, इस फैक्ट के बावजूद कि सेबी ने क्या किया है कि काफी कंसर्न है किसको लेकर के, डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग को लेकर के 2000, तो जो काफी माने माने कंसर्न रहा है कि इसमें काफी रिस्क भरा हुआ है, तो उन्होंने 2024 में क्या किया ना, कुछ रेगुलेशंस लेकर के आए थे वो कंट्रोल करने के लिए, और प्रोटेक्ट करने के लिए छोटे छोटे इन्वेस्टर्स है उनको, कि आप इसमें जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो ना उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कि आप ज़्यादा इन्वेस्ट मत करो, है ना, इस तरीके से, ताकि वो लोग कम इन्वेस्ट करें इसके अंदर में, तो उन्होंने कुछ गाइडलाइंस लेकर के आया था। इसलिए आरबीआई जो है वो अनडाउटली है, अनडाउटली मतलब क्या होना कि वो क्लियर है कि वो सही है, अनडाउटली मतलब देखा जाए तो निस्संदेह वो सही है कि वो चाहती है, क्या चाहती है कि लेंडिंग कर्व्स को लगाना जो चाहती है, इम्पोज करना चाहती है, वो सही है, इस मायने में देखा जाए तो सही है। तो आरबीआई जो है वो निस्संदेह जो है वो सही है, किसको लेकर के कि जो लेटेस्ट ट्रेडिंग
जो लेंडिंग कर्व है ना, जो उन्होंने रुकावट अभी लेंडिंग कर्व्स लगाई हैं कि आपको नहीं लेना है, आपको नहीं देना है पैसा बैंकों को, तो वो सही माना जाता है। लार्जर ब्रोकर्स, जो बड़े-बड़े जो ब्रोकर्स होते हैं ना, जो कि केवल कंसंट्रेट करते हैं किसके ऊपर? क्लाइंट सर्विसेज़ के ऊपर, वो क्या है ना, अनलाइकली टू बी इम्पैक्टेड, तो वो इम्पॉसिबल है इससे कि वो इम्पैक्ट होने वाला है, क्योंकि जो जो ब्रोकर कंपनी का काम ही क्या होता है, क्लाइंट्स के बीच में और शेयर जो जिसके शेयर है उसके बीच में वो ब्रोक का मिडिलमैन काम करता है। मतलब शेयर्स अवेलेबल कराते हैं क्लाइंट्स के लिए और क्लाइंट्स उसको खरीद लेते हैं। वो इतना ही उसका काम होता है। यदि इस तरह के बड़े-बड़े कंपनी इस तरह की एक्टिविटी अपनाते हैं, यदि इस तरह के क्लाइंट सर्विस पे क्या करते हैं, फोकस करते हैं, तो वो इससे इम्पैक्ट नहीं होने वाले हैं। ठीक है? एवरीबॉडी ऑपरेशंस, मतलब हर दिन का जो ऑपरेशन होता है स्टॉक ब्रोकर्स कंपनी की, है ना? विल नॉट बी अनअफेक्टेड। तो और भी सारे एवरीडे, मतलब ये तो केवल एक तो फाइनेंस वाले डेरिवेटिव्स में फाइनेंस वाली एक्टिविटी तो अपनाई जा रही थी। इसके अलावा भी और भी स्टॉक ब्रोकर्स कंपनी की एक्टिविटी होती है, जैसे सजेस्ट करना क्लाइंट को कि ये आपको ये लेना चाहिए, ये इसका शेयर खरीदना चाहिए। और भी सारी एडवाइस देते हैं। साथ ही वो कुछ फंड भी फाइनेंस भी करते हैं क्लाइंट्स को कि लो, तुम्हारे पास पैसा कुछ कम है तो हम देते हैं तुमको लगाने के लिए। तो वो एक्टिविटी जो है ना, वो अनअफेक्टेड होगी, रहेगी इस तरीके से। छोटे जो ब्रोकर्स हैं ना, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। छोटे-छोटे जो ब्रोकर्स कंपनी जो है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। 100% कोलेटरल फॉर ऑब्टेनिंग बैंक्स गारंटी। मतलब क्या हुआ कि बैंक क्या कर रही है ना, उससे गारंटी माँग रही है कि आप जितना का आप 100% बैंक गारंटी, जो माने सिंपल सी बात क्या होता है कि स्टॉक छोटे-छोटे जो स्मॉलर ब्रोकर्स जो कि एनएसई के अंदर में चाहते हैं कि ट्रेडिंग करना, तो उनके लिए जो पहले अमाउंट माँगी जाती है ना, उसके लिए ये सारे जो ब्रोकर्स कंपनी अप्रोच कर रही है किसको? वो बैंक के पास जा रही है और बैंक से गारंटी माँग रही है। तो बैंक उसको क्या बोल रही है कि नहीं, आपको जितना अमाउंट वहाँ पे आपको कोलेटरल रखना है, जितना अमाउंट आपको एनएसई के अंदर में देने हैं, उसका उतना अमाउंट का आपको हमको करना है, कोलेटरल जो है हमारे यहाँ जमा करना पड़ेगा। तो ये कोलेटरल को जमा करने में ना, कहीं न कहीं ये स्मॉलर ब्रोकर्स है, वो स्ट्रगल कर पा रही है, मतलब इतना का अरेंज नहीं कर पा रही है। ऐसा कहने का मतलब ये है। तो छोटे-छोटे जो ब्रोकर्स कंपनी है, वो स्ट्रगल कर रही है कि इस प्रकार के 100% जो कोलेटरल है ना, कि बैंक गारंटी के लिए वो नहीं अरेंज कर पा रही है, एंड मे हैव टू बी रिड्यूस, और उनको क्या करना पड़ रहा है। और जब नहीं कर पा रही है, तो हो सकता है कि उनका जो ट्रेडिंग जो एक्टिविटी जो अपना रही हैं एनएसई के अंदर में, बीएसई के अंदर में करने को, तो वो अपनी ट्रेडिंग थोड़ी कम हो गई है। क्योंकि भाई उनके पास पैसे नहीं हो रहे, तो कहाँ से वो क्या करेंगे, वो इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ इन्वेस्ट करेंगे, इस तरीके से। तो फैक्ट ये है, क्या है कि कुछ रिडक्शन मार्केट के अंदर में ना, मार्केट वॉल्यूम में इज़ गुड। तो कुछ जो कमी करने किया जा रहा है मार्केट के अंदर में, कुछ चीज़ एक्टिविटी ऐसी अपनाई जा रही है जिसमें वॉल्यूम्स के अंदर में कमी हो रही है, मार्केट वॉल्यूम्स के अंदर में कुछ रिडक्शन देखने को मिल रहा है, गिरावट देखने को मिल रहा है। तो माना जाता है कि ये क्या है ना, फॉर द ओवरवेलमिंग ऑफ द मार्केट, इससे कहीं न कहीं मार्केट को ही फ़ायदा है, इस तरीके से। तो कुछ ऐसे नियम अपनाए जा रहे हैं जिसमें मार्केट वॉल्यूम को कम किए जाने की बात हो रही है, तो देखा जाता है कि वो मार्केट के लिए सही है, ऐसा फैक्ट ये है। एंड फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इससे क्या हो जाता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बना रहता है, ऐसा मतलब। तो इस तरह से ये आर्टिकल रहा, हमने कुछ वोकैब्स भी देखा, कुछ टर्म्स भी देखा, और इस तरीके से शायद अच्छा ही लगा ही होगा। तो ये आर्टिकल काफ़ी फाइनेंस वाला आर्टिकल था, जो हमको अच्छा लगा, ये बिज़नेस ट्रेडर का। तो इस तरह के आर्टिकल को हम, ये तो हमने किया, फिर हम कभी-कभी मिंट का, कभी हिंदू का, इस तरह से आर्टिकल लेते आएँगे जो कि फाइनेंस बेस्ड हो कुछ, और कुछ ऐसे भी जो कि एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट होना चाहिए। बस मेरा कंटेक्स्ट यही रखता है, ठीक है? इससे मेरा भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट होता है और आपको भी समझ में आएगा। ठीक है? चलिए बाय।